Okay, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, this channel is for those students who are preparing for the NTA UGC NET examination in labor welfare code 55 and also for those who are preparing for the IBPS specialist officer or public sector examinations in human resource management. So today we are going to learn about the different theories of the motivation. We already have covered the traditional theories. Today we will learn about the प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज ऑफ द मोटिवेशन. ओके, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो आपसे मिस ना हो. बिकॉज अभी जो आगे हैं हम लोग लॉज और ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बेटर होगा कि आप चैनल को जल्दी से क्या करें, सब्सक्राइब कर लें. ओके, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो प्रोसेस बेस्ड थ्योरी की जब हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपकी क्या आती है, इसमें सबसे पहले जो थ्योरी है वो आती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. ओके, ये होती है मोटिवेशन की थ्योरी जो कि दी थी विक्टर्स रूम ने. ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिर और एक क्वेश्चन बन गया कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी. तो यहाँ पे क्या हो गया, विक्टर रूम. ओके, तो इसमें उन्होंने क्या कहा था, it tries out to explain how and why people choose a particular behavior over an alternative. Okay, तो जैसे कि क्या है कि इन्होंने बेसिकली क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है कि कई सारे बिहेवियर के बीच में एक इंसान जो है एक पर्टिकुलर बिहेवियर चूज करता है. ठीक है, इसके लिए इन्होंने अलग अलग फैक्टर्स बताए कि जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के लिए. ठीक है, तो यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं तो आप देखोगे कि अभी अगर जैसे मेरे को है तो मैं गई तो मुझे जो है अगर सुजुकी की गाड़ी पसंद आ रही है या मुझे पर्टिकुलर किसी ब्रांड की गाड़ी पसंद आ रही है, लेकिन कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसको क्या होगा, उसको जो है इंडियन कार्स अच्छी नहीं लगती होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे बीच में एक अलग अलग बिहेवियर हम शो कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या चीज जो है इफेक्ट कर रही है, हम लोग का जो बैकग्राउंड है, राइट, हम लोगों का जो टेस्ट प्रेफरेंसेस है वो कौन इफेक्ट करता है, जिनके बीच में हम लोग रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट जो है इफेक्ट करता है. तो इन सेम तरीके से जो हमारा मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से हम लोग पर्टिकुलरली बिहेव करते हैं. ओके, तो इसके पीछे भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पर्टिकुलर बिहेवियर शो करने के पीछे. ओके, इट सजेस्ट दैट मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. इनके हिसाब से क्या था कि जो मोटिवेशन होता है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है. How much an individual desires a particular goal and how likely he thinks he can get it. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे दो चीजें होती है बहुत मैटर करती है कि आपका मोटिवेशन लेवल कितना होता है. सबसे पहली बात तो कि आप एक पर्टिकुलर गोल के लिए कितना ज्यादा डिजायर रख रहे हैं, और दूसरी चीज कि आपको कितना लगता है कि आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे. जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको क्या करना है, आपने सोचा कि मैं एग्जाम में ना 90% मार्क्स लेकर के आऊंगा. ठीक है, तो आप सोचते हो कि ठीक है मैं कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको लग रहा है हाउ लाइकली ही थिंक्स ही कैन गेट इट, तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये 90% कर सकता हूँ, या आपके पहले भी 80-85 आ चुके हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं जो है 90% ला सकता हूँ. जैसे कि अभी हम लोग नेट के एग्जाम दे रहे हैं तो नेट के एग्जाम में आप लोगों का क्या है कि आप लोग ये सोच रहे हो ना, ठीक है अगर मैं इतने कट ऑफ के नजदीक तक पहुंच जाऊँ तो कहीं ना कहीं मैं कट ऑफ को आराम से क्लियर कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर. तो क्या आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे, आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा. लेकिन कहीं ना कहीं जिनका कट ऑफ से काफी नीचे चला जाता है फिर क्या होता है, उनका मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है. तो हम लोग कितना सोचते हैं कि हम लोग उस चीज को अचीव कर सकते हैं, ये चीजें बहुत जो है इफेक्ट करती हैं हमारे मोटिवेशन लेवल को, यानी कि हमारे उस चीज को पाने की चाह को क्या करती हैं, बहुत इफेक्ट करती हैं. साथ ही साथ कि आपकी कितनी डिजायर है, आपकी कितनी जरूरत है वो गोल जो है अचीव करने के लिए. सपोज कीजिए कि आपके पास ये किसी एग्जाम का जो है लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है ये डिजायर ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा नीड होगी इस समय आपको क्लियर करने की एग्जाम को. तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पे आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा बजाय उस बच्चे के जिसका ये पहला या दूसरा अटेम्प्ट होगा, जब उसको पता है कि ठीक है उसके सामने आगे 10 साल पड़े हुए हैं. तो वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा कैजुअल होगा उन लोगों के मुकाबले जिनके लिए वो जो है लास्ट अटेम्प्ट होगा. फाइन, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या करती हैं, आपके मोटिवेशन लेवल को इफेक्ट करती हैं. ओके, फिर इसमें कुछ एजम्पशंस उन्होंने दिए थे जिसके बेसिस पे क्या होता है, जिसके बेसिस पे काम होता है. तो इसमें सबसे पहले है बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन
combination of forces in the individual and in the environment. जो बिहेवियर है किसी इंडिविजुअल का वो क्या होता है, वो कई सारे फैक्टर्स और फोर्सेस के कारण क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने कार खरीदने की बात की तो क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को कुछ चीजें इफेक्ट कर रही है, तो सेम चीजें यहाँ पे भी होती हैं। आपके खुद का जो है बिहेव, आपका पर्सनालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी डिपेंड करती है। फिर दूसरी चीज कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ये चीजें बहुत असर डालती है। सपोज कीजिए कि अगर आपके बीच में आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो आपसे कहते हैं तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो ये नहीं कर सकते, तो फाइनली क्या होगा कि आप वो चीजें नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप अपने बारे में एक आडमना बना लोगे कि ठीक है मैं ये चीज नहीं अचीव कर सकता। तो अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि आप कितने बारे में अपना सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सोचोगे कि ठीक है अगर सब कोई कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा, और फाइनली क्या होगा, आपका मोटिवेशन लेवल जो है लो हो जाएगा, आप वो काम नहीं कर पाओगे। यही अगर आप बहुत हो सकता है आपने बार बार और हासिल की हो, लेकिन अगर आपसे कोई बार बार कहता है कि ठीक है आप ये चीज कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, आप अपने बारे में सोचोगे कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा, और फाइनली आप क्या करोगे, आप इस चीज के प्रति एफर्ट डालोगे और चीज को अचीव करोगे। फाइन, तो ये एक एजम्पशन है। फिर दूसरी चीज क्या है, पीपल मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोग ये खुद जो है डिसीजन लेते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन, हम लोग जो चीजें करते हैं वो चीजें कौन डिसीजन लेता है, हम लोग खुद लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बदले कोई और आके वो डिसीजन ले रहा है। फिर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स, डिजायर्स एंड गोल। हर किसी की अपनी अलग नीड होती है, डिजायर्स होती है और गोल्स होते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में ये मान तो लिया गया कि इंडिविजुअल की जो डिजायर है, ठीक है, जो पर्टिकुलर गोल के लिए लेके उसी के हिसाब से उसकी मोटिवेशन होती है, लेकिन हर इंडिविजुअल की खुद की अलग नीड होती है, अलग डिजायर होती है और अलग गोल होता है। फाइन, फिर पीपल मेक चॉइसेस फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव प्लान्स ऑफ बिहेवियर based on their perception of the extent to which a given behavior will lead to desired outcome। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव प्लान्स जो है अलग अलग सोच रहे हैं बिहेवियर का। ठीक है, फिर उसमें देखते हैं कि ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो कि उनके डिजायर्ड आउटकम, यानी कि जिसको हम लोग की वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है, वैलेंस बोलते हैं डिजायर्ड आउटकम को। ठीक है, कौन सा बिहेवियर अल्टीमेटली हमें वो वैलेंसी, वो आउटकम जो है प्रोवाइड कर सकता है, और फिर वो बिहेवियर क्या करते हैं, वो लोग शो करते हैं। फाइन, तो आप मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे इस चीज को। आप ऐसे समझो, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है कि इंडिविजुअल का जो मोटिवेशन लेवल है वो दो चीज पर डिपेंड करता है, कि इंडिविजुअल खुद की कितनी चाह रखता है चीजों को पाने की, और साथ में वो अपने आप को कितना कैपेबल समझता है। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं कौन डिसाइड करते हो, उसके आसपास के इंडिविजुअल, उसके आसपास के पर्सनालिटीज, और साथ ही साथ उसके खुद की पर्सनालिटी, उसका एनवायरनमेंट, ये सब डिसाइड करता है। फिर साथ ही साथ इंसान खुद का जो डिसीजन होता है, खुद का जो बिहेवियर होता है वो खुद की मर्जी से शो करता है, खुद से डिसीजन लेता है। फाइन, साथ ही साथ हर इंसान की खुद की अलग नीड होती है, डिजायर होती है, गोल होती है, इसलिए सबका मोटिवेशन लेवल जो है अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता है। फिर अलग अलग अल्टरनेटिव्स के बीच में जो बिहेवियर का अल्टरनेटिव्स होता है, इंडिविजुअल को जो लगता है कि जो अल्टरनेटिव उसको अपना खुद का डिजायर आउटकम देगा, वो कोशिश करता है कि वो उसी तरीके का बिहेवियर शो करे। फाइन, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ कि एक हम लोग इसको पता लगाना था कि उसको क्यों इंसान क्या करता है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर चूज करता है। तो इसमें एजम्पशन क्या मिला कि इंसान कोशिश करता है कि कौन से बिहेवियर से उसको डिजायर्ड आउटकम मिले, और फिर क्या करता है, वो उसको पाने की कोशिश करता है, उसको वो बिहेवियर वो शो करता है। फाइन, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में आप एक चीज याद रखोगे कि विक्टर ब्लूम ने दी, साथ ही साथ ये किस चीज पे डिपेंड करती थी, एजम्पशंस क्या थे, तो ये सारी चीजें आप एक बार फिर से पढ़ लोगे। अब देखिए, ये एक मॉडल है एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ मोटिवेशन का। इसमें आप देख सकते हो इंडिविजुअल क्या करता है, एफर्ट डालता है, एफर्ट के हिसाब से क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको आउटकम मिलता है, और आउटकम के हिसाब से फिर क्या होता है, आउटकम के हिसाब से उसका क्या होता है, उसका मोटिवेशन होता है। फाइन, तो यहाँ पे जब वो एफर्ट किसी चीज के लिए डालता है तो वहां पे वो क्या करता है, एक्सपेक्टेंसी वर्क करती है, यानी कि वो परसीव करता है प्रोबेबिलिटी कि एफर्ट कितना उसका गुड परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब परफॉर्मेंस हो जाती है तो परसीव करता है कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी
होती है, यानी कि परसीव करता है कि गुड परफॉर्मेंस विल लीड टू डिजायर्ड आउटकम, यानी कि इस परफॉर्मेंस को अगर मैं देता हूँ तो मुझे ये आउटकम जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये आउटकम को वो देखता है कि वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम टू द इंडिविजुअल, कि ये चीजें देखता है कि ये आउटकम जितना उसने एक्सपेक्टेड किया था कि है कि नहीं और होगा कि नहीं, और उसी हिसाब से उसका क्या होता है, उसका मोटिवेशन होता है। यानी कि एक इंडिविजुअल अपनी चीज एफर्ट तब डालता है जब उसको लगता है कि वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस दे पाएगा, और उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस देने से उसको आउटकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही इंसान का क्या होता है, उस पर्टिकुलर चीज से मोटिवेशन होता है। फाइन, तो ये आपका मॉडल था एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ मोटिवेशन, और इसी हिसाब से माना जाता था कि इंडिविजुअल का जो मोटिवेशनल लेवल है, जो प्रोसेस है, वो इसी तरह से वर्क करता है। फाइन, अब देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है मोटिवेशन की प्रोसेस बेस्ड में, तो इसमें आपका आता है पॉटर्स लॉ। ठीक है, मॉडल पॉटर्स लॉ मॉडल, इसको किसने दिया था, पॉटर एंड लॉलर ने। ठीक है, अब देखो ये क्या था, ये जो पॉटर लॉलर मॉडल था ना, बेसिकली ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का ही एक्सटेंशन था। ठीक है, तो ये कुछ नई चीजें नहीं लेकर आया था, बस ऑलरेडी जो थ्योरी एग्जिस्ट कर रही थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, उसी को उसने क्या किया था, इसमें उन्होंने बढ़ा दिया था। फाइन, तो इसमें क्या हुआ, इसमें an individual's initial effort is influenced by his perception regarding the value of reward and likelihood that his effort will yield a reward. Fine, तो इसमें क्या करता है, जो इंडिविजुअल का इनिशियल एफर्ट होता है किसी चीज को लेकर के, फाइन, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। क्या उसका परसेप्शन होना चाहिए, कि वो देखता है कि भाई इसमें मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। फाइन, तो यहाँ पे वो देखता है कि उसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, एंड लाइकलीहुड दैट हिज एफर्ट विल ईड अ रिवॉर्ड। ओके, और वो क्या करता है, ये देखता है कि कितनी ये चांसेस है कि उसके एफर्ट की वजह से उसको रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो उसने दो चीजें देखी कि उसके एफर्ट की वजह से उसको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, और रिवॉर्ड की कितनी वैल्यू है। ये चीजें क्या करती हैं, उसके परसेप्शन को इफेक्ट करती हैं, मतलब उसको उसके मोटिवेशन लेवल को इफेक्ट करती हैं। फाइन, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने पिछले वाले में बात की कि कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो इस समय कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें हमें पता चल रही है। ठीक है, इस मॉडल में फिर द प्रोबेबिलिटी दैट इंक्रीज एफर्ट विल लीड to improved performance is affected by an individual's trait, abilities and perception of his role in an organization. ठीक है, यानी कि जो है उसके एफर्ट की प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाती है, जब उसके मतलब उसकी परफॉर्मेंस कभी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जब उसको उसके खुद के ट्रेड एबिलिटीज और क्या उसके जो परसेप्शन है खुद के रोल को लेकर के, वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ठीक है, अगर उसकी ट्रेड ऐसे है कि उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है, उसकी एबिलिटीज ऐसी होनी चाहिए कि जो उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, उसका परसेप्शन अपने रोल को लेकर के ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, फिर the model distinguishes between intrinsic and extrinsic rewards. Fine, अभी यहाँ पे हम लोग को फैक्टर्स मिलते जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग ने रिवॉर्ड की बात की, तो रिवॉर्ड में आपके दो तरीके के रिवॉर्ड आते हैं, जिसमें इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। अगर आपको मैस्लो की थ्योरी याद हो जो हम लोग ने पढ़ी थी, तो उसमें हम लोग ने तीन चीजें पढ़ी थी पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड आपका था सोशल नीड। फाइन, और उसके बाद हम लोग ने दो चीजें और पढ़ी थी, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो आपका सेल्फ एस्टीम वाला पार्ट है ना, ये किस में आता है, ये इंट्रिंसिक में आता है। ठीक है, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, कितना रिकॉग्निशन मिल रहा है, मतलब आपको खुद को अंदर से कितना आ रहा है कि भाई ठीक है मुझे ये चीजें ना बहुत इफेक्ट कर रही है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, तो क्या होता है, हमें फील गुड होता है, क्योंकि हमें कोई आउटर कोई रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा उसके बदले, लेकिन हमें फील गुड होता है। तो वही जो फील गुड है एक्चुअली में दैट इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। फाइन, और जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड यानी कि जो आपको मनी के मॉनेटरी टर्म्स में या कोई आपको जो मटेरियलिस्टिक जो रिवॉर्ड मिलता है, वो बेसिकली क्या होता है, आपका एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है। फाइन, आपको वाउचर्स मिल गए, आपको इंसेंटिव्स मिल गए, आपको जो मनी मिल रहा है, तो ये सारी चीजें किस में आती है, एक्सपेंसिव रिवॉर्ड्स में। और जो आपको फील गुड होता है किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के बाद, काम करने के बाद, तो वो जो आपका होता है वो इंटेंसिव रिवॉर्ड होता है। और यही दोनों रिवॉर्ड्स क्या करते हैं, ये दोनों रिवॉर्ड्स आपके मोटिवेशन को, आपके मोटिवेशन लेवल को इफेक्ट करते हैं। फाइन, फिर
Porter-Lawler model borrows from equity theory, the idea that the employee satisfaction depends on the perceived equity of the rewards relative to the effort expended and level of performance attained. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉटर-लॉलर मॉडल जो था वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का एक्सटेंशन था, लेकिन साथ ही साथ इसने इक्विटी थ्योरी को क्या किया था, उसको भी कहीं किसी हद तक जो है अडॉप्ट किया था। इक्विटी थ्योरी के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। इक्विटी थ्योरी में क्या था कि इंसान क्या करता है, जब हम लोग किसी चीज में एफर्ट डालते हैं, ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग जब किसी चीज में एफर्ट डालते हैं तो जब हम लोगों को उसका रिजल्ट मिलता है तो हम लोग देखते हैं कि क्या वो रिजल्ट उतना मिला जितना हम लोग ने एफर्ट डाला, ठीक है। अगर वो रिजल्ट उतना मिलता है तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन अगर उतना नहीं मिलता तो हम क्या होते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो पॉटर-लॉलर मॉडल में भी वही चीज था, जब इंसान कोई परफॉर्मेंस जो अपना एफर्ट डाल रहा है और उस एफर्ट के हिसाब से वो अपने परफॉर्मेंस को क्या करता है, कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से उसको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। फाइन। फिर इसमें आपका एक है नाडलर एंड लॉलर सजेशन फॉर मैनेजर्स, ठीक है। इसमें एक चीज और जो है वो की गई कि मतलब ये जो हम लोग ने रिवॉर्ड्स की बात की जो मोटिवेशन देती है, ठीक है, अब ऐसे कि इसमें मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, ये किसने दी, ये नाडलर एंड लॉलर ने दी, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे देखिए एक और आपका नाम आ गया, एक टर्म आ गया, तो आपको ये जो टर्म है ना ये आपको याद रखना है नाम, ठीक है। आप हर थ्योरी के नाम जरूर याद रखो, बिकॉज क्वेश्चंस में इस तरह के आंसर आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। फाइन। तो अभी देखते हैं क्या क्या इन्होंने दिया। तो इन्होंने सबसे पहले दिया डिटरमाइनिंग प्राइमरी आउटकम्स ईच एम्प्लॉय डिजायर्स। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखना है कि हर एम्प्लॉय क्या आउटकम एक्चुअली में चाहता है, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से तो आप उनको रिवॉर्ड या जो भी चीजें हैं वो देख करके मोटिवेट करोगे। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नीडेड टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, किस तरह का जो लेवल है, ठीक है, परफॉर्मेंस का, वो चीजें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें देखना है भैया, परफॉर्मेंस का पहले आप लेवल चेक करोगे, फिर उसी हिसाब से आपको एम्प्लॉय से एफर्ट डलवाना पड़ेगा और एफर्ट डलवाने के लिए उतना ही मोटिवेशन आप प्रोवाइड करोगे। तो यही चीजें करना है आपके मैनेजर को। फाइन। फिर डिजायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अटेनेबल, मतलब कितना परफॉर्मेंस कम से कम होना चाहिए। लिंकिंग डिजायर्ड आउटकम्स एंड परफॉर्मेंस, आउटकम और परफॉर्मेंस को मेजर करना, ठीक है, जो हम लोग इक्विटी थ्योरी की बात कर रहे हैं। फिर एनालाइजिंग कंप्लीट वर्क सिचुएशन फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा कि कई बार होता है ना कि हम लोगों का बिहेवियर कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं हमें तो यहाँ हम तो बस इसी चीज में खुश है, ठीक है, हमें ये चाहिए चीज चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है फिर जब हमें कुछ कम मिलता है तो हम उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेंसीज हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्क सिचुएशन को एनालाइज करना भी किसका काम है, मैनेजर का काम है। फिर रिवॉर्डिंग फेयर इनफ, ठीक है, फेयर रिवॉर्ड देना, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग इक्विटेबल सब सिस्टम, और इक्विटेबल सब सिस्टम देना किसका काम हो गया, मैनेजर का काम हो गया। यानी मैनेजर को क्या देखना है, मैनेजर को देखना है कि कम से कम कितना परफॉर्मेंस उनको देना है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको ये भी देखना है कि कौन से परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगा, और उसी परफॉर्मेंस को देने के लिए वो क्या करेंगे, वो जो है एम्प्लॉय से एफर्ट दिलवाएंगे। एम्प्लॉय से एफर्ट दिलवाने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा। मोटिवेट करने के लिए वो क्या करेंगे, उनको हिसाब से रिवॉर्ड देंगे, उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेंसीज को रीड करेंगे। साथ ही साथ रिवॉर्ड फेयर होना चाहिए, सो दैट की जो इक्विटी थ्योरी की हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी चीजें क्या हो, मेंटेन रहे। यानी कि जितना एम्प्लॉय जो है अपना परफॉर्मेंस दे उस हिसाब से उसको आउटकम मिल सके, तो इतना जो क्या करना है, मैनेजर्स को ये सारी चीजें दे करके चलनी है, ठीक है। देखिए ये है आपका पोर्टर-लॉलर मॉडल, आप ये देख लो इसमें कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है, फिर आपका परसीव एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि उसने क्या देखा कि इतना एफर्ट डालने पे इतना रिवॉर्ड मिलेगा। इसको देखने के बाद एम्प्लॉय क्या करता है, अपना एफर्ट डालता है, ठीक है। इसमें और भी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं, उसकी खुद की एबिलिटीज एंड ट्रेड, साथ ही साथ उसका रोल एक्सपेक्टेशन क्या है, ये चीजें क्या करती हैं, उसके एफर्ट्स को जो है असर डालती हैं। फिर एफर्ट के हिसाब से उसको परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस में के बाद उसको क्या मिलता है, उसको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलता है और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलता है, और मिलने के बाद क्या मिलता है उसको एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। और ये सेटिस्फैक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है कि वो उसको इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड्स मिला है कि नहीं। यहाँ पे क्या मतलब उसने जितना परफॉर्मेंस दी उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिला है कि नहीं मिला है। फाइन। तो ये आपका पोर्टर्स-लॉलर मॉडल है, बहुत सिंपल है, अगर आप इसको ऐसे
भाई आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस है, एफर्ट किसके बेसिस पे डाला कि भाई रिवॉर्ड कितना मिल रहा है और साथ ही साथ खुद की एबिलिटीज कितनी है, फिर उसके मतलब उस पर्टिकुलर कितना एफर्ट डालना है रिवॉर्ड के लिए, फिर अपनी खुद की एबिलिटीज उस पर असर डालेंगी, फिर उस हिसाब से परफॉर्मेंस देगा, इंटेंसिव रिवॉर्ड एक्सटेंसिव रिवॉर्ड मिलेगा, उस हिसाब से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और सेटिस्फेक्शन को कौन इफेक्ट करेगा, सेटिस्फेक्शन को परसीव इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड्स क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर वापस से ये साइक्लिक है आपका प्रोसेस, तो ये आपका चलता रहेगा। फाइन, तो ये आपका पोटेंस लॉरेल मॉडल था। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आपको कोई भी इससे कंफ्यूजन हो, रिलेटेड कंफ्यूजन हो, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लोगे। ये बहुत इजी है, आप इसके एक बार आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको आराम से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फाइन, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है जो कि है इक्विटी थ्योरी। ये किसने दी थी, ये जे स्टेकी एडम्स ने दी थी। फाइन, तो आपको फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर किसी कोई पूछता है कि इक्विटी थ्योरी किसने दी थी, तो जे स्टेकी एडम्स ने दी थी, और ये भी आपकी प्रोसेस बेस्ड थ्योरी है। ओके, तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है, दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट मोटिवेशन अराइज आउट ऑफ सिंपल डिजायर टू बी ट्रीटेड फेयरली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको सिंपल एक टर्म मैटर करता है कि आपको ट्रीटेड क्या करना है, आपको फेयरली ट्रीट किया जाए। ठीक है, यानी कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो आपको उतना जो है रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप क्या होता है, जैसे हम लोग कभी एग्जाम में या बैठते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और क्या होता है कि हम लोगों को तब भी हम लोग उसको क्लियर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। वहीं तो हम लोग का मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है। इसी तरह से हम लोग कभी ऑफिस में रहते हैं तो आप देखे होगे कि हम लोग कितनी बार कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन वही प्रमोशन या वही चीजें क्या होती हैं, वही एप्रिसिएशन किसी और को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिवेशन लेवल जो होता है वो लो हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है, कहीं ना कहीं जो टर्नओवर और एब्सेंटिज्म का कारण होता है ना, ये यही होता है। ठीक है, तो इसी चीज को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। ये कहा था जेएसटी एडम्स ने, उन्होंने इक्विटी थ्योरी की बात की थी। ठीक है, इक्विटी थ्योरी को मेंटेन करने की बात की थी। फिर इक्विटी कैन बी डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स बिलीफ दैट ही इज बीइंग ट्रीटेड फेयरली रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, इक्विटी क्या होता है, बेसिकली ये इंडिविजुअल की बिलीफ होती है, उसकी खुद की जो है एक सोच होती है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो है ट्रीट किया जाए फेयरली ट्रीट किया जाए, अगर दूसरों से कंपेयर किया जाता है तो। ठीक है, यानी कि अगर दूसरे भी एफर्ट डाल रहे हैं, मैं भी एफर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा एफर्ट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं मुझे जो आउटकम्स हैं वो उन लोग से ज्यादा मिलना चाहिए। ओके, तो इसमें इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल क्या करता है, अपना खुद का जब वो परफॉर्मेंस दे देता है, फाइन, एफर्ट डाल देता है, परफॉर्मेंस दे देता है, उसको आउटकम्स मिल जाता है, तो सबसे पहले वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, मैंने कितना एफर्ट डाला, मैंने कितना परफॉर्मेंस दिया, फिर वो दूसरे से कंपेयर करता है उस चीज को, इवैल्यूएशन ऑफ अदर, यानी कि दूसरे का क्या करता है, दूसरे का भी इवैल्यूएशन करता है कि उसने कितनी मेहनत की, कितना जो है एफर्ट डाला। ठीक है, फिर क्या करता है, वो दोनों की मेहनत को कंपेयर करता है। ठीक है, और दोनों के आउटकम्स को भी कंपेयर करता है कि भाई उसको कितना रिवॉर्ड मिला, मुझे कितना रिवॉर्ड मिला, तो यहाँ पे उसको इक्विटी की फीलिंग आती है या इनइक्विटी की फीलिंग आती है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने जो है एफर्ट ज्यादा डाला था लेकिन मुझे रिवॉर्ड कम मिला, उसने एफर्ट कम डाला था लेकिन उसे रिवॉर्ड ज्यादा मिला, इस तरह की कोई फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये इनइक्विटी होती है। लेकिन अगर लगता है कि ठीक है, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जिस हिसाब से मैंने अपना जो है एफर्ट डाला था, परफॉर्मेंस दिया था, उस हिसाब से मुझे इक्विटी मिली, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्विटी की फीलिंग आएगी। ठीक है, अगर इक्विटी की फीलिंग आती है तो क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, और अगर इनइक्विटी की फीलिंग आती है तो वहां पे क्या होता है, डिसैटिस्फैक्शन होता है। फाइन, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये किस में होती हैं, आपकी इक्विटी थ्योरी में। ओके, तो आई होप कि बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में हमारे होते हैं, हम लोग जितना परफॉर्मेंस डालते हैं हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग को उतना रिवॉर्ड मिला है कि नहीं मिला है, हम लोग दूसरों से भी कंपेयर करते हैं कि भाई उसने भी जो एफर्ट डाला उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिला है कि नहीं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मुझसे कम एफर्ट डाला तब भी उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिल गया। तो यही चीजें क्या करती है, इक्विटी और इनइक्विटी की फीलिंग करती है, जो है राइज करती है, और इक्विटी की फीलिंग होती है तो सेटिस्फैक्शन होता है, इनइक्विटी की फीलिंग होती है तो डिसैटिस्फैक्शन होता है। और यही जो है कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज हुआ था पोर्टर लॉरेल मॉडल में, वहां पे भी क्या होता है, एक टाइम के बाद इंसान उस चीज को कंपेयर करने की कोशिश करता है। ओके,
ओके जो प्रोसेस बेस्ड थ्योरी में अब हमारी जो लास्ट थ्योरी है वो कौन सी हो गई, वो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी थी, ये दी थी BF स्किनर ने। फाइन। तो अभी आप एक चीज ध्यान रखना कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है, ठीक है, दोनों में ही आपको लर्निंग पढ़ना है, और ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ना, ये लर्निंग का भी एक पार्ट है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे सो दैट कि आपके दोनों ही एग्जामिनेशन में, यानी कि दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में ये जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जा सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है, इसमें सबसे पहले इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी, तो आप क्या बोलोगे, ये जो है BF स्किनर ने दी थी। फाइन। फिर क्या आता है, It states that individual's behavior is a function of its consequences. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि भाई स्किनर ने कहा कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो उसको कौन इफेक्ट करता है, वो उस बिहेवियर के कंसिक्वेंसेस इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो, अगर आप कोई काम करते हो, फाइन, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि पनिशमेंट मिल रही है, आप काम सही कर रहे हो या गलत कर, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिल रही है, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करती हैं आपके बिहेवियर को। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि अगर आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हो, फाइन, आपको उसके बदले में पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस मिल रहा है, यानी कि रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उस बिहेवियर को दोबारा कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बदले में आपको क्या हो रहा है, अगर आपको उसको निगेटिव कंसिक्वेंसेस मिल रहे हैं तो आप उसको दोबारा नहीं करोगे। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट। ये जो है ये लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है, यानी कि इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस टेंड्स टू बी रिपीटेड, but individuals behavior with negative consequences tends not to be repeated। ठीक है, सपोज कीजिए कि जैसे कि आप किसी कोई बच्चा है, ठीक है, उसने घर में अगर चोरी कर ली, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है अगर उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे और फिर उसको मतलब क्या कई बार होता है कि उसको किसी तरीके की जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल गई, तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है वो दोबारा उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर जो है, अगर वो बच्चा है क्लास में फर्स्ट आता है, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने उसको क्या किया, उसको खुश होकर के उसको जो है चॉकलेट्स दी, उसकी फेवरेट फूड बनाया, साथ ही साथ उसको जो है, उसको जो जरूरत थी चीजों की, उसको एक अच्छा सा पेंसिल बॉक्स दिया, या उसको जो है साइकिल ला के दी, नहीं उसको टॉयज दिए, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को उस बिहेवियर के बदले में अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा ही अच्छा बिहेवियर करने देने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, यही चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू होता है। अगर एम्प्लॉय को कोई अच्छा काम करने के प्रति बदले में अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो जो वो जो एम्प्लॉय है वो दोबारा ही उस बिहेवियर को शो करेगा। अगर उसको कोई काम करने के बदले में अगर निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, तो वो दोबारा वो बिहेवियर शो नहीं करेगा। ओके, फिर reinforcement theory of motivation overlooks the internal state of individual। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन आई कि क्या लिमिटेशन आई कि जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी ना, वो ओवरलुक किया, उसने ओवरलुक किया, किसको ओवरलुक किया, इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। कि इन्होंने तो बाहर की चीजों की बात की ना, कि आपको काम उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है कि पनिशमेंट मिल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल खुद की उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसके खुद का इंटरनल स्टेट क्या है, ये चीजों की उसने बात नहीं की। ओके, इसमें इन्होंने क्या अवॉइड कर दिया, इसमें इंडिविजुअल की खुद की इनर फीलिंग्स अवॉइड कर दी, उसकी ड्राइव को जो है क्या किया, इसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप सपोज करिए कि कई बार ऐसा होता भी है ना कि हम लोग किसी एम्प्लॉय को या किसी बच्चे को, ठीक है, जिसने गलती की है उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, तब भी वो बार बार वो बिहेवियर कर रहा है। फाइन, तो अगर सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट ही इफेक्ट कर रहे होते तो वो तो पनिशमेंट मिलने के बाद भी वो लोग वो बिहेवियर क्यों रिपीट कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं उनकी इनर फीलिंग्स और ड्राइव यहाँ पे मैटर कर रही हैं। इन्हीं चीजों को किसने अवॉइड कर दिया, स्किनर ने अवॉइड कर दिया इस थ्योरी में। फिर दिस थ्योरी फोकसेस टोटली ऑन व्हाट हैपेंस टू एन इंडिविजुअल व्हेन ही टेक्स सम एक्शन। ओके, ये जो थ्योरी थी ये टोटली इस पे ही डिपेंडेंट थी कि इंडिविजुअल जब कोई एक्शन लेता है, जब कोई काम करता है, तो उसके बदले में उसको क्या चीजें मिलती हैं। ओके, फिर आता है आपका 10 अकॉर्डिंग टू स्किनर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिजाइन इफेक्टिवली एंड पॉजिटिवली सो एज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। यानी कि स्किनर के हिसाब से क्या था कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऐसे बना होना चाहिए कि वो जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, क्या हो, पॉजिटिवली और इफेक्टिवली अप्रोच करे। जैसे कि अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएशन दिया जाए,
रिवॉर्ड्स दिए जाएं, सो दैट कि एम्प्लॉय दोबारा ही वो अच्छी चीजें जो क्या करे, रिपीट करे। ओके, फिर आता है दिस थ्योरी इज अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर एनालाइजिंग कंट्रोलिंग मैकेनिज्म फॉर द individual's behavior, however it does not focus on the causes of individual's behavior। okay, तो ये आपका क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर आप उसको रिवॉर्ड देते हो तो वो अच्छा काम करेगा, आप उसको पनिशमेंट देते हो तो गलत काम दोबारा नहीं करेगा। लेकिन तब भी इसने कहीं ना कहीं क्या किया, इसने जो है इंडिविजुअल बिहेवियर क्यों शो करता है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, वो बात को अवॉइड कर दिया। ओके, फिर इसमें मैनेजर्स क्या करता है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रहते हैं तो मैनेजर क्या करता है, वो यही रीजन है कि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करता है, यानी कि रिवॉर्ड वगैरह यूज करता है, अवॉइडेंस यूज करता है, पनिशमेंट यूज करता है, उसके अलावा वो एक्सटिंक्शन यूज करता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। ओके, यानी कि अगर एम्प्लॉय कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बदले में रिवॉर्ड दे सकता है, या उसकी चीज़ों को क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, उसको पनिशमेंट दे सकता है। एक्सटिंक्शन यानी कि क्या करेगा, उसको एकदम मतलब वो जो है चीज़ें उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ओके, या वो ये भी कर सकता है कि एम्प्लॉय को वहाँ से हटा दे, उस चीज़ों को वो ही ख़त्म कर दे। तो ये सारी अप्रोचेस कौन ले सकता है, मैनेजर्स ले सकते हैं, सो दैट की रीइंफोर्समेंट थ्योरी को वहाँ पे मोटिवेशन के लिए यूज़ किया जा सके। फाइन, तो आई होप कि आपको जो क्लासेस हैं वो समझ में आई होंगी। आज हम लोग ने कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी, आज हम लोग ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ी, बीएफ स्किनर की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ी है, विक्टर ब्लूम की। उसके साथ साथ हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने पॉटर्स लॉरेल मेथड पढ़ा, इक्विटी थ्योरी पढ़ी, जेएसके एडम्स की। तो ये सारी थ्योरीज आज हम लोग ने क्या की, कवर की। तो आपको जो इसमें कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्या करोगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओगे, कि सो दैट कि अगर आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेरीज है, मैं उसका आंसर इंडिविजुअली दे दूंगी। और आपको क्या करना है, आपको इस थ्योरी को, जो लोग पहली बार जिन्होंने क्लास अटेंड की है, तो यार प्रोसेस बेस्ड थ्योरी पढ़ने से पहले एक बार आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है ट्रेडिशनल थ्योरीज भी पढ़ लोगे, सो दैट कि आपकी अगर कुछ पार्ट उसमें से आते हैं क्वेश्चन के, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो आई होप क्लास कि आपको जो है आज की क्लासेस वीडियो सेशंस पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड साथ ही साथ चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, सो दैट कि जो और भी लोग हैं जो इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। और भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, पेपर 1 से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। उसकी क्लासेस भी जल्दी आपको मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।